and sharing our thoughts and ideas with you. So basically, I am pursuing my doctorate on high impact teaching skills, and I will share some ideas where you can be more effective in classroom. We were discussing when we were sitting with sir also. These days a bigger or a greater challenge which you're facing is that the kids' behavior has changed a lot. बहुत कुछ बदल गया. Right. Reason is that they had a lot of access to internet when they were home, to electronic devices, and they could gather a lot of more information which probably अगर वो स्कूल continuously आते तो शायद नहीं मिल पाती. So now they expect something more or something better out of the daily classroom, which I understand. Today we will talk about how to be more effective in classroom as a teacher, so that बच्चा आपके कंट्रोल में रहे, वो समझे कि that who is the teacher in the classroom. So before we start the session, I would like to understand from all of you, do you know how to swim? Anybody? Any idea? तैरते कैसे हैं? किसी को तैरना आता है? अच्छा, ओके. तो कैसे तैरते हैं सर? कैसे सीखा आपने? कैसे सीखा आपने तैरना? मैंने तैरना ऐसे सीखा जब छोटे थे तब हम लोग पहले नदी में नहाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरिया में नहाने लगे, तो रफ्ता इसमें सीख हासिल कर लिया. नहीं, लेकिन कोई तो तरीका होगा ना जिससे आपकी बॉडी पानी के ऊपर रहती है. वो क्या तरीका है? आप डूबते क्यों नहीं? क्योंकि हम इस वक्त जो पैरों से हाथों से जो एक्सरसाइज करते हैं अपना मुंह ऊपर रखने की कोशिश करते हैं ताकि इसमें पानी ना चल जाए. बस. ओके, ठीक है मैडम. ओके. मैडम कह रही है कि हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और हम आगे की तरफ चले जाते हैं, इसलिए हम तैरते हैं और डूबते नहीं. और कोई किसी का कोई आइडिया? लेट्स से आपको तैरना नहीं आता है, लेकिन आपने लोगों को देखा तो होगा ना तैरते हुए. ऑफ ब्रीदिंग, आपको सही इंटरवल पे सांस लेना आना चाहिए. दैट्स इट. आप पानी के ऊपर लेट सकते हैं, और सांस लेना किसे नहीं आता? हर किसी को आता है ना. सांस तो हर कोई लेता है, रोज लेते हैं, कितने दिन से ले रहे हैं और सारी जिंदगी लेते रहेंगे. बस आपको उस इंटरवल का तो पता करना है कि कितने इंटरवल पे छोड़ना है और कितने इंटरवल पे लेना है. बस आपको यही पता करना है, तो आप कभी भी डूबेंगे नहीं. हम लिखवा रहे हैं आंसर, रटवा रहे हैं आंसर, फिर से बोल रहे हैं फिर से लिखो, फिर से लिखे, फिर से लिखो. वो सोच रहे हैं कि ऐसे सीखा जाता है. दिस इज नॉट द वे हाउ पीपल लर्न. और आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे ना अपनी क्लास में जिनको आप एक बार समझाओ एक ही बार में समझ जाते हैं, उनके साथ रिपीटेशन लगता ही नहीं है. तो फिर कुछ तो है जो मिसिंग है ना. कोई एक लिंक है जो मिस कर रहे हैं. आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. हाउ कैन यू बी मोर इफेक्टिव इन क्लासरूम. और बच्चा आपसे तब ज्यादा प्यार करेगा जब उसे समझ में आ जाए कि मैडम जो समझाती है वो एक ही बार में समझ में आ जाता है. यार कितना बढ़िया पढ़ाती हैं. ऐसा ही होता है ना. जो बहुत सारे बच्चे कुछ पर्टिकुलर टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है ना. वो उनको मानते हैं कि ये मेरा आइडल टीचर है, ये इतना अच्छा पढ़ाती है कि इन्हीं की क्लास अटेंड करने का मन करता है. कुछ पर्टिकुलर क्लास के क्लासेस में वो बच्चा सोता है कि ये टीचर आ गई है और मेरे को सोना ही है, क्योंकि समझ में मुझे कुछ आना नहीं, तो अपन सो ही लेते हैं. इससे अच्छा थोड़ा टाइम यूज कर लेते हैं. दिस इज हाउ दे आर डूइंग इट. So today we will understand why can you interpret this? Just click on it. एक सेकंड में वहां मिलेगा. लो जी, ये वही बच्चा है आपका जिसको आप एक बार पढ़ाते हैं उसको तुरंत समझ में आ जाता है. और ये दूसरा वाला, इसको भी 100 ये 100 नहीं आएगा तो 90. अभी इसका क्या हुआ? ये तो इससे बाहर ही नहीं निकल पाएगी. ये तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है ना. ये तो इसके लिए तो क्वेश्चन पेपर ही गलत आ गया. वो मैडम ये मेरे लिए है ही नहीं ना असेसमेंट. एग्जैक्टली सेम वे आपकी क्लास में कुछ इस तरह के बच्चे बैठे हैं, है कि नहीं, जिनका टैलेंट सबका अलग अलग है. और एज ए टीचर मेरे पास तरीका भी बस यही है कि भाई सबका सेम पेपर होता है, सबका सेम सब्जेक्ट होता है, सबके सेम कॉन्सेप्ट है, तो उसी पर असेसमेंट करना है. तो आपको कोई एक मिड वे सोल्यूशन चाहिए
कि मैं टेस्ट तो सबका एक जैसे लूं, लेकिन कैपेबिलिटी सबकी बाहर निकल के आ जाए। मैं ऐसा क्या क्वेश्चन पेपर बनाऊं, आज हम उसके बारे में करें, ठीक है। नेक्स्ट, सो हमने बिफोर वी like it is like 3 years ago when I was doing my thesis work and I did a survey to figure out किस तरह के challenges बच्चों को normally आते हैं जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो पहला है finding keywords। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। तो मैडम ने साइंस पढ़ाते हुए कभी कभी ऐसा जरूर किया होगा कि कुछ बच्चों को बोला बेटा ये अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा होता है, हाईलाइट कर लो चैप्टर के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कराते हैं? क्यों कराते हैं? वो क्या है? वो दोज वर कीवर्ड्स, वो कीवर्ड है ना। आप जब किसी बच्चे का कॉपी भी चेक करते हो तभी भी आप आंसर में कीवर्ड ढूंढते हो ना, कि इसने एक्चुअली वर्ड लिखे कि नहीं लिखे, या कुछ भी लिख दिया। तो यू वांट द कीवर्ड, राइट। नंबर दूसरा है रिकॉल एंड रिमेंबर। बच्चे को ये चैलेंज आता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस समय समझ में आ गया है, याद भी हो गया है, लेकिन एग्जाम टाइम में भूल गया। होता है कभी कभी बच्चे आपको टेस्ट में ऐसा बोलते होंगे, मैडम आप प्लीज मेरे को एक वर्ड बता दीजिए, पहला वर्ड क्या था आंसर का, मैं पूरा आंसर बता दूंगा आपको क्या था। नहीं, लेकिन आप नहीं बता सकते भाई, आज तो एग्जाम है, आज नहीं बता सकते बेटे। अब वो सर बुझा रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आप उसको अगर ये भी हिंट दे दो कि बेटे ये वही आंसर है जो इतना बड़ा था, अच्छा ये वो आंसर है, वो उसको साइज से याद है, लेकिन वो एक्चुअल तरीका नहीं पता उसको याद करने का। अनदर चैलेंज, पोस्टपोन असाइनमेंट्स। आपने होमवर्क को टाल देना, बस एक यही चीजें जो वो टाल देते हैं। बाकी आप कुछ भी बोलो, खेलना है, कुछ खाना है, गेम खेलने जाना है, बाहर दोस्त आ गए हैं, चाचा पापू के यहाँ घूमने जाना है, कुछ भी करो, आज अभी करने होते हैं चलो, लेकिन होमवर्क करना है ये बाद में कर लूंगा मैं, ये 2 घंटे बाद कर लूंगा, अभी मैं खेलने जा रहा हूँ। तो दे ट्राई टू पोस्टपोन दिस, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मजा नहीं है। एंड नेक्स्ट इज टाइम टेकिंग रिविजन्स। बहुत सारा टाइम लगता है रिवाइज करने में चैप्टर। नॉर्मली एक चैप्टर कितने पेज का होता है आपका? नॉर्मली कोई एवरेज बता दीजिए, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 8 पेज, 7-8 पेज का होता है। 7-8 पेज का चैप्टर रिवाइज करने का मैं बैठूंगा तो कितना टाइम लगेगा रिवाइज करने में? कुछ नहीं तो आधा घंटा तो चाहिए, या नहीं? आपको लगता है आधा घंटा चाहिए? ज्यादा लग जाता है, ठीक बात है। अब आप सोचिए वो किस वर्ल्ड में रहता है। वो बच्चा उस वर्ल्ड में रहता है जहां टीवी में हर रोज उसको मैगी वाले बोल रहे हैं कि 2 मिनट में मैगी तैयार है। हाँ, 2 मिनट, 7 सेकंड में आप डिस्प्रिन लो तो सर का दर्द गायब, इनो पियो तो 6 सेकंड में पेट का वो सब गड़बड़ ठीक। तो सारे इतने फास्ट टाइम ड्रिवन सॉल्यूशन हैं जो इतने कम समय में हो जाते हैं। क्या कभी उसने कोई ऐड ऐसा देखा, बायजूस का देखा हो या अनअकैडमी का देखा हो या किसी का देखा हो, तो 2 सेकंड में चैप्टर रिवाइज देखा उसने? नहीं देखा, उसको आइडिया नहीं है 2 सेकंड में चैप्टर रिवाइज हो सकता है क्या। तो हमें कोई ऐसा कुछ देना पड़ेगा कि भाई वो 1.5-2 घंटा नहीं बैठ सकता। आज का बच्चा तो वैसे नहीं बैठ सकता। हाँ, हम लोग ही नहीं बैठ सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़े खाली होते हैं तो तुरंत फेसबुक या कुछ भी ऐसे अपने इमोशन को ट्रैवल कराते हैं, फिर थोड़ी देर फिर वो फिर ऐसे शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे का तो आप छूट भूल ही जाओ, उसका कंसंट्रेशन तो हमसे भी खराब है। नेक्स्ट, तो हम ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों से क्या एक्चुअली में चाहते हैं, है ना? व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर किड्स? देखिए ये 2 चीजें हैं, एक कॉन्सेप्ट और दूसरा मेमोरी। और आज हम ये डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपको ये एंश्योर, ये प्रूव, ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप ये 2 चीजें क्लासरूम में डिलीवर करें तो बच्चा आपके काबू से बाहर कभी नहीं जाएगा। एक, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो भी आप पढ़ाएं, दूसरा उसको वो याद रहना चाहिए, बस। अगर ये 2 चीजें हो जाएं तो इससे नंबर कैसे आएंगे? कैसे नंबर आएंगे? इससे मार्क्स कैसे आएंगे?
अच्छे आएंगे खराब आएंगे? क्या कोई चांस है कि किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और उसको आंसर याद भी हो और उसके नंबर ना आते हो? क्या कोई भी चांस है? सिर्फ ये दो ही चीजें हैं, आपको और किसी चीज पे काम नहीं करना है। होमवर्क किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, ये किया, वो किया, कितनी लाइन का आंसर है, कितना बड़ा लिखा है, वो सब में मत पढ़ो। फोकस ऑन बिल्डिंग देयर कॉन्सेप्ट। सेकंड इज दे मस्ट रिमेंबर। तो हम आज इन दोनों का सॉल्यूशन समझेंगे कि कैसे होता है, आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट एक बार पहले आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोनों चीजें मैंने आपको बताई ना, कॉन्सेप्ट और मेमोरी, 90% लोगों को ये चैलेंज है। क्या है? मैथ्स। नहीं, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, ये प्योर मलयालम के अल्फाबेट्स हैं। मलयालम एक लैंग्वेज है, आपको पता है मलयालम, ये उसके अल्फाबेट्स। हाँ, क्या नाम बोलिएगा, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, दिस इज हिंदी। ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं सबको याद होंगे। अगर मैं हटा लूं तो क्या सब सुना सकते हैं इसको? कोई जो हिंदी टीचर होगा सिर्फ वो सुना सकता है, बाकी नहीं सुना सकते। नेक्स्ट, लेकिन समझ में सबको आता है। ओके, एक बार इसको पढ़ के देखिए, लाउडली पढ़िए। ठीक है, पढ़ लिया ना? ठीक है, सवाल मेरा ये है कि कितने लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है? वो लोग हाथ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं आया। बाकी सबको आ गया? हाँ, दैट्स ओके, रीजन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, फिलहाल सिर्फ ये बताओ कि समझ में नहीं आया। सिर्फ एक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मीनिंग। चलो ठीक है, सवाल को बदल लेते हैं। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? किसी को समझ में आया? ओके, मुझे लग रहा है आप हाथ उठाने से घबरा रहे हैं। कितने लोगों को अपना नाम पता है? वहां उठाओ। ऐसे उठाना। हाँ, ये थैंक यू। मतलब इतनी हिचकिचाहट क्यों? अपना नाम तो सबसे आसान सवाल है, इसमें कोई डाउट भी नहीं होनी चाहिए आपको, किसी से पूछना भी नहीं है। उसके बावजूद भी हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि मैडम उठा रही क्या? सबने उठा लिया क्या? अपना हाथ पढ़ना। तो एक काम करते हैं, मैडम साइंस की टीचर है, ये मुझे साइंस जैसा कुछ लग रहा है, ये साइंस के वर्ड तो है राइट? तो मैडम आपसे समझते हैं, आपको जो भी समझ में आया वो समझा दो, जो भी आपको समझ में आया। ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो लेफ्ट साइड है, दूसरा राइट साइड है। जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है और वाइस वर्सा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी मैडम, आप बताइए, आपको क्या समझ में आया, बस वो बताइए। सही गलत की अभी कुछ नहीं चल रहा। ह्यूमन ब्रेन डिवाइड है दो पार्ट्स में, लेफ्ट एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है इसको, ब्रेन को, एंड राइट साइड बॉडी, राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके, राइट साइड बॉडी कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन डैमेज, राइट साइड बॉडी पैरालाइज्ड। ठीक है, अब आप एक बार इसको जो लिखा है एग्जैक्टली वही पढ़िए। Human brain divided two parts, left brain, right brain. Left brain controls right side body. Right brain controls left side. Left brain damaged, right side body paralyzed. Vice versa. समझ में आया? ओके, थैंक यू। मैडम आप बताइए क्या लिखा है, आपके हिसाब से मतलब क्या है? Yes, sir. This is the same. I agree with these points. Human brain जो है divided two parts है, but actually जो
word जो है missing. Please. वो पूछ ही नहीं रहे हम, उधर उधर जाओ बताओ। Alright, alright. आप सिर्फ इतना बताओ कि ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। मुझे जानना है कि आपको अगर कुछ गलत समझ में आया है तो वो क्या है। मुझे गलत जानना है कि गलत क्या समझ में आ रहा है। Human brain जो है divided two parts में है. ठीक है। Left brain and right brain. ठीक है, Left brain controls right side. ठीक है। Right side जो है वो control कर रहा है left brain. ठीक है, Right brain controls left side. ठीक है, This is the same. ठीक है। Left brain damaged. Left brain जो है damage कर रहा है right side की body. ठीक है, Paralyzed. ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। थैंक यू, थैंक यू। सर आपको क्या समझ में आया? सर जो ह्यूमन ब्रेन है जो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, हाँ। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। हाँ। लेफ्ट ब्रेन है कंट्रोल करता है राइट साइड, हाँ। जो राइट ब्रेन है कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड। हाँ, इस तरह जो लेफ्ट ब्रेन है डैमेज राइट साइड बॉडी पैरालाइज है, और वैसा वर्षा मतलब अगर उल्टा हो जाए तो उल्टा हो, राइट? वैसा वर्षा मतलब सेम अप्लाई उधर। ठीक है, थैंक यू। तो अभी आप लोगों ने जो बताया एग्जैक्टली वही लिखा है, इसका कोई हिडन मतलब नहीं है, जो आप बोल रहे हैं वही। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अभी पढ़ के देखो। सही सेम बट ऑपोजिट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने पिछले वाली स्क्रीन पे सिर्फ 25 वर्ड पढ़े थे और यहाँ आप 125 वर्ड पढ़ रहे हैं, 125 वर्ड। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या मतलब यहाँ भी वही है जो पहले था, है ना? मतलब तो सेम है ना, मीनिंग इज स्टिल द सेम। बस पहले वाले स्लाइड में आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप एक दूसरे से पूछ रहे थे, या आपका दिमाग आपको कह रहा था कि क्या मतलब निकलेगा इसका, ये थोड़ा पजल टाइप है, हाँ इसमें लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं, आप उसमें से लॉजिक ढूंढ रहे थे। अभी पढ़ के देखो क्या लिखा है। मीनिंग खत्म हो गया। तो एक बच्चा जिसको आपने आंसर लिखवाया था 125 वर्ड्स में, वो कहे आपसे कि मैडम मैं सिर्फ 25 वर्ड भूल गया हूँ, 100 मेरे याद है, आपको मैं ये आंसर लिख देता हूँ, तो क्या आप उसको नंबर देंगे? इसके कोई नंबर नहीं है। वाह क्या बात है। तो 100 वर्ड का कोई मतलब नहीं। तो मेन जो जान थी वो 25 में थी ना, वो निकल गई तो बंदा खत्म, है ना? वो अपने शरीर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो जान निकल गई तो वे सब बेकार है। तो अगर कोई बच्चा ये लिखे कि for some time it has been known that the can be into the and the, it has also known that the of the and the of the body, कुछ मतलब है उसका? और कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे जानबूझ कैसा करते हैं कि आंसर को लंबा करने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। आप उनको लगता है कि नंबर मिल जाएंगे, मैडम देखेंगे लंबा आंसर लिखा है तो नंबर मिलने चाहिए, लेकिन क्या नंबर मिलते हैं? क्योंकि आप भी वो कीवर्ड ढूंढ रहे होते हैं आंसर में, इसने वो सही वर्ड लिखे कि नहीं लिखे। नेक्स्ट चलते हैं वापस। इस आंसर में 16 बार तो द लिखा है। अब मैडम साइंस की टीचर है, मैम आपको फर्क पड़ता है बच्चा कितनी बार द लिखता है आपके आंसर में? साइंस, मैथ, सोशल के टीचर को फर्क पड़ता है कि दा कितनी बार लिखा है? मैथ्स के टीचर का है? हाँ सर, थैंक यू। तो आपको आप कभी चेक करते हो आंसर में कि दा कितनी बार लिखा है इसने? क्या ये वो 4 बार दा लिखना था, 2 ही बार लिखा है, इसका आंसर पूरा नहीं मिलेगा उसका नंबर? ऐसा होता है क्या? 16 बार तो ये लिखा है। बच्चा जब इस आंसर को पढ़ेगा देखेगा बोलेगा यार मैडम ने 16 बार तो 125 में 16 बार तो दा ही लगवाया है, लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दा और एक्स्ट्रा लगा देता हूँ 4-5 जगह, है उससे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है। और
उसके लिए आप एक एक्टिविटी अपनी क्लास में कर सकते हैं। ये एक्टिविटी है कि आप अपनी क्लास को 3 ग्रुप में डिवाइड करो, ग्रुप ए, बी एंड सी, और ग्रुप ए को उस चैप्टर के सारे नोट्स दे दो, बी को सारे सेंटेंसेस दे दो और सी को सिर्फ कीवर्ड। और नेक्स्ट डे आप असेसमेंट करके देखना, जो ग्रुप कीवर्ड वाला होगा ना वो सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा, सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा, सबसे ज्यादा उसी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। बाकी सब रट्टाफाई कर सकते हैं, बाद में उलझेंगे जब उनके कॉन्सेप्ट कनेक्ट नहीं होंगे। इनके कभी भी कॉन्सेप्ट खराब नहीं। तो पहला काम तो आप ये करें कि कीवर्ड पे फोकस करें, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप कर तो रहे हैं, आप अंडरलाइन कराते हैं, ये कराते हैं, तो वो तो आप कर रहे हैं। फिर नया क्या करना है जी? नेक्स्ट नया ये करना है। अब आप मुझे बताओगे कितने डॉट्स हैं, फटाफट काउंट करके बताओ। देखो तो आप बताओ कि 44 कैसे? कैसे? आप काउंट करो मैम फिर से, ये कितने हैं? 49 सो 15 15 15 और 4। तो आसान तरीका कौन सा है डॉट्स गिनने का? और एक्यूरेसी किसमें ज्यादा आती है? इसी में एक्यूरेसी ज्यादा आती है ना। इसमें 1-2 लोगों ने कुछ बोला, लेकिन ज्यादातर लोगों का 49 था, राइट? और पिछले वाले में ज्यादातर लोगों का कुछ भी था, 1-2 का 49 था। तो आपको लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव करनी है अपनी क्लास में। 1-2 बच्चे को तो पढ़ाने नहीं जाते हो आप, सभी बच्चों को पढ़ाने जाते हो। आपका टारगेट भी है कि सब बच्चे एक बार में समझ जाएं। तो उसका बेस्ट तरीका है कि अपने कीवर्ड्स को इस तरह अरेंज करो। अभी आपके कीवर्ड टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर ऑलरेडी 5 पेज का या 10 पेज का है उसमें स्कैटर्ड है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, उसको एक जगह लेके आओ, एक पेज, तब देखना वो बहुत आसानी से समझ में आएगा पूरा चैप्टर। नेक्स्ट, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 चीजें चाहिए, कीवर्ड्स और स्ट्रक्चर, है ना? उसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और आपके कीवर्ड्स। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है मेमोरी, कि कैसे हम किसी चीज को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, पहला है रिटेंशन और रिपीटेशन, और दूसरा है ब्रेन लैंग्वेज। तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चीज बहुत बार 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 रोजाना बोलें तो वो चाहे जितनी मर्जी डिफिकल्ट हो आपको समझ में आ ही जाएगी, आप उसको याद कर ही लेंगे, है ना? रिपीटेशन के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट, स्टडी ये कहती है रिपीटेशन के लिए कि अगर कोई पढ़ा हुआ चैप्टर 1 घंटे बाद, फिर 1 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 2 हफ्ते बाद, अगर इस इंटरवल पे रिवीजन की जाए तो रिटेंशन ऑलमोस्ट 90% 100% के बीच में रहती है। आपका पढ़ा हुआ ऑलमोस्ट आपको याद रहेगा। लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए तो वही रिटेंशन 1 घंटे 1 दिन तक तो रहेगी पूरी, लेकिन धीरे 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 वो तकरीबन 10-20% के बीच में है। और फिर वो 2 हफ्ते बाद आप जब चैप्टर को रिवाइज कराएंगे तो कुछ बच्चे तो एक दूसरे से पूछ रहे होंगे ये चैप्टर पढ़ा दिया मैम ने, कब? मैं आया था क्या? वो अपना नोट चेक करता है, अरे लिखा तो है मैंने, अच्छा पढ़ा दिए। हाँ, फिर वो अपने पड़ोसी अड़ोसी से पूछता है भाई जरा समझा दे क्या था, क्योंकि उसने कभी कुछ रिवीजन नहीं किया, कंप्लीटली पूरा वॉश आउट हो जाता है।
सो वी हैव टू इंश्योर कि रिपीटेशन में एक जादू है। और इसका एग्जांपल आप अपनी लाइफ में भी ले सकते हैं। आपने जब पहले दिन पढ़ाना शुरू किया था, जब आप पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे सर मैथ का, तो आपको पहले दिन तो लगा होगा ना कि कहीं गलत ना पढ़ा दूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं आंसर बुक चेक कर लेता हूँ, आंसर मेरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ कर रहा है। वो घबराहट रहती है ना पहले दिन। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, आप 1 साल बिताते हैं, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल से पढ़ा रहे हैं उसी किताब को। किताब आपको रट गई है, किताब की भी जरूरत नहीं, आते पढ़ाया चलो हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? ये कैसा हुआ? ये रिपीटेशन। तो एक बच्चे को तो लेकिन 1 ही साल मिलता है ना, उसको तो 10 साल नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर 10वीं क्लास का कोई बच्चा आपका मुश्किल से पास हो रहा हो, उसको भी अगर 10वीं में 10 साल रखा जाए तो वो 100% उस बुक पे मास्टरी कर लेगा। एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने को मिले और 10 साल वही रहे तो मास्टरी कर लेगा। शायद ये रिपीटेशन से होता है, इसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है ना। जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी बार आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल करेंगे। नेक्स्ट, ब्रेन लैंग्वेजेस। ये प्रोफेसर रोजर स्पेरी, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने प्रूव किया है। तो उन्हीं की स्टडी है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हम ह्यूमंस का ब्रेन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। नॉर्मली जो राइट ब्रेन है वो बहुत क्रिएटिविटी करने के लिए बना होता है और शुड नॉट बी ट्रेन्ड और शुड डजंट रिक्वायर ट्रेनिंग। इसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये पैदाइशी ट्रेंड होता है, सुपर इंटेलिजेंट होता है, इसको कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। लेफ्ट ब्रेन को ट्रेनिंग चाहिए, इट इज ए ट्रेनेबल ब्रेन, आप इसको ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें से किसी एक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें तो वो कुछ टाइम बाद फिर वो आपका साथ छोड़ देगा, वो काम करना बंद कर देगा। इट इज लाइक कि आप का कोई एक हाथ बिल्कुल ऐसे बांध दे और 10 साल तक इधर ये सीधा ही रहेगा, ये इसको आप छू भी नहीं सकते। तो 10 साल बाद ये हाथ उठ पाएगा आपका? आफ्टर 10 years कैन यू मूव दिस हैंड? किसी को प्लास्टर होता है ना, तो 1 महीने बाद उसको समझ में आता है कि कितना मुश्किल हो गया है, वो एकदम जाम होने लगता है, फिर आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके वो ठीक होता है। 10 साल तो बहुत टाइम होता है ना। फोर्ब्स ने इंडिया में सर्वे किया ये पता करने के लिए कि इंडिया में लोग लेफ्ट ब्रेन है या राइट ब्रेन है। तो स्टडी में पाया कि 98% लोग जो है वो लेफ्ट ब्रेन है। क्यों? क्योंकि हम इसी में तो ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चों की, ये इसी तरह से पढ़ा रहे हैं और कोई तरीका ही नहीं हमारे पास। फिर उसमें नीचे स्टडी में प्रूव किया था ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जिसके फैक्ट थे कि जब बच्चा नर्सरी केजी में होता है, प्राइमरी क्लासेस में होता है, तो आप देखना जो रजिस्टर होता है ना आपका, जिसमें सारे बच्चों के मार्क्स लिखे होते हैं, किसी नर्सरी केजी के रजिस्टर को खोल के ध्यान से देखना, उसमें सारे बच्चे 90% से ऊपर मिलेंगे, ज्यादातर 100 मिलेंगे, है ना। कोई एक होगा जो बेचारा 90 लाया होगा, लास्ट क्लास का सबसे पीछे वाला 90% है। कितना अच्छा लगता होगा टीचर को, वाह क्या क्लास है मेरी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है फिर? क्यों? क्योंकि हमारा कोई तरीका गलत होगा ना, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, वो पानी में अपना आप तैर लेता है, वो डूबता नहीं है, पता है आपको बात? दिस इज साइंस, स्मॉल बेबी कैन नॉट, वो तैरेगा तैरेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है सब भूल जाता है, फिर वो डूबने भी लगता है। तो हमने या तो उस तरह की कोचिंग तैयार नहीं की, इसलिए वो डूबने लगा है। अगर उसको सिखाते रहते तो तैरता ही रहता। सो हम क्या कर रहे हैं, ये स्किल पढ़ा रहे हैं। तो नर्सरी क्लास का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड में, क्योंकि हमारे अभी भी सिस्टम में ये दोनों ब्रेन लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। नीचे वाले सिस्टम में जहाँ पे आपने देखा होगा बच्चे के पास कलर्स बहुत सारे होते हैं, शेप्स हैं, लाइन है, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन। देखो आपके घर में किसी के पास छोटी बेटी है, वो किसी डॉल से खेलती है, उसके टॉयज देखे आपने? अगर आप उसके टॉय को इधर उधर फेंक दो
तो झगड़ा हो जाएगा आपके साथ कि ये इसको चोट लग गई है। हाँ, वो उसको रात को ठीक से सुलाती भी है, अपने पास नहलाती भी है, उसको बाल भी बनाती है। ये इमेजिनेशन उसको कहां से आता है कि ये रियल है कि नकली है? वो क्यों नहीं समझती इस बात को कि इसमें कोई जान नहीं है, इसको ऐसे से मोड़ दो तो उसको कुछ नहीं होगा, वो रोने लगेगी उसके सामने ऐसे ऐसे करूंगा नहीं। तो ये इमेजिनेशन कहां से आती है उसको? ये बाय बर्थ है, इसके लिए आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं किसी को, ये है, बस इसका इस्तेमाल करते रहो। यू शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू योर किड्स कि वो इन सब लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते रहे, उनके पास ये मौका हो कि वो क्लासरूम में उतने क्रिएटिव रह सकते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, नर्सरी वाले बच्चे को हम लॉजिक सिखा रहे हैं, नंबर सिखा रहे हैं, लाइन सिखा रहे हैं, वो स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन होता है ना, वो वाला सिस्टम, लैंग्वेजेस हैं सारी, सीक्वेंसेस हैं, एनालिसिस है। लेकिन जैसे जो बच्चा क्लास 3rd 4th 5th 6th में आता है, तो आप देखेंगे 6th 7th में आने के बाद उसकी बुक्स का कलर भी गायब हो जाता है, किताबें एकदम ब्लैक एंड व्हाइट सी हो जाती है। देखा आपने? वो आर एस अग्रवाल बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट आती है, जिसको मैथ का एकदम बाइबल समझते हैं लोग कि भाई मैथ पढ़ना है तो आर एस अग्रवाल पढ़ना पड़ेगा, है आर एस अग्रवाल बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है। ऐसा लगता है जैसे बच्चा जेल में पढ़ाई कर रहा है, उसको सजा मिली है कि तुम ब्लैक एंड व्हाइट किताबों से पढ़ोगे। हाँ, जिस बच्चे का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन लैंग्वेज कलर था, अब आपने उसको डिसेबल कर दिया कि नहीं कर दिया? अब उसको मैथ क्यों पसंद आएगा? अब उसमें कोई कलर नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, सब ब्लैक एंड व्हाइट है, और वो धीरे 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 पीछे छूट जाता है। फिर हम सोचते हैं यार वो क्या है ना, मैच्योर हो गया है, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आ गया इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में सबको आता है, सब एक जैसे पैदा होते हैं। ये हमारे तरीकों से तो वैसे बने, हम हमारे पढ़ाने के तरीकों से तो बदल गया सब कुछ। हमने इन सब का इस्तेमाल नहीं किया, शेप्स बिल्कुल गायब हो जाती है, कोई शेप नहीं है। वो छोटा बच्चा जो ABCD गा के सुना सकता है, आप उसको 100 में 100 नंबर दे देते हो। हाँ, ये ABCD बेटा तो गा के सुना दे, कोई बात नहीं। लेकिन वो अगर 9th क्लास का बच्चा आंसर गा के सुना दे तो आप उसको पनिशमेंट दोगे, अच्छा हाँ मिसबिहेव कर रहा है, इसको बाहर निकालो क्लास से, खत्म। उसका ये स्ट्रॉन्गेस्ट था और वो धीरे धीरे किल होता जा रहा है, ये कहीं भी नहीं है उसके पढ़ाई के सिस्टम में, ये कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर क्रिएटिविटी, हाँ कितना लिमिटेड हो जाती है, कितना कुछ वो करना चाहता है करता है, लोग उसको बंद कर दिया, ये सब नहीं करना पड़ेगा कि सोल्यूशन कुछ ऐसा हो जिसमें हम अच्छी रिपीटेशन दे सकें और दोनों ब्रेन्स को एक्टिवेट कर सकें, ये देना पड़ेगा। अब वो कैसे हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, एक बार ये पढ़ के देखो क्या लिखा है, लाउडली पढ़ना है आपको। पढ़ते रहो। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ वो तो जानबूझ के की है, वो मैंने जानबूझ के की है, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ लिया आपने, नहीं पढ़ा? कितना क्या पढ़ा आपने, आप पढ़ के बताओ। I was not into reality. I could not actually understand what I was reading. The phenomena of our own mind. According to research, there was not what order letters. सिर्फ मायने ये रखता है कि फर्स्ट और लास्ट सही जगह पर होना चाहिए। आपका ब्रेन बहुत जल्दी से उसको टिक कर लेता है, रीअसेंबल कर लेता है, इनकरेक्ट को करेक्ट कर लेता है। लेकिन आपने वर्ड गेम खेला है, वर्ड पजल गेम जो मोबाइल में खेलते हैं, 4 लेटर का वर्ड अगर सीक्वेंस में ना हो फर्स्ट और लास्ट लेटर तो सुबह शाम हो जाती है, लेकिन समझ में नहीं आता है वर्ड क्या है। और जब आप आंसर चेक कर लेते हो किस तरह बोलते हो, इतना आसान था क्या, हाँ लग ही नहीं रहा था वर्ड कौन सा है। लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट और लास्ट लेटर एक जगह को होने से एक झटके में बोलना है, ये आपके राइट ब्रेन की वजह से हुआ है। नेक्स्ट, अगर आप लेफ्ट ब्रेन ट्रेन हो जाएंगे या बच्चों को कर देंगे तो उनके सामने ये दिक्कतें आने वाली हैं।
एक तो वो इनोवेटिव नहीं रह पाएंगे, कुछ नए सॉल्यूशंस, कुछ नई बातें नहीं होंगी, वही रटी रटाई किताबी बातें वही चलेंगी बस। इनोवेशन नहीं आएगा, रोबोटिक वर्कफ्लो हो जाएगा आपका, बच्चों का भी वो सेम रूटीन में घुस जाएंगे, चलेंगे, वैसे आएंगे जाएंगे, सब सेम चलता रहेगा। पावर ऑफ कलर्स नेक्स्ट। ये देखिए, ये एक दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क है, ठीक है। अभी मुझे कोई स्टेशन ढूंढना हो तो मेरे लिए मुश्किल है। नेक्स्ट, अगर अभी ढूंढना हो तो कितना आसान है, क्योंकि कलर कोडेड है। और गवर्नमेंट भी मैप ऐसे रिलीज करती है। कलरफुल क्यों होता है मैप? क्योंकि उनको कोड किया जाता है, जानबूझ के कोई लाइन, जैसे कोई रिवर दिखानी है तो ब्लू दिखाएंगे, हाँ, कोई स्टेशन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, फॉरेस्ट दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल। तो ये जानबूझ के इसलिए होता है कि आपका ब्रेन उसको कोड कर लेता है और आप इजी हो जाता है समझना आपके लिए। नेक्स्ट, ये पढ़ के देखिए क्या लिखा है। पढ़ लिए? ठीक है, नेक्स्ट। यही पढ़ा आपने? यही तो पढ़ा ना आपने अभी? तो एक इमेज भी आपको वही बता सकती है जो आप एक लेटर में, पैराग्राफ में पढ़ते हो। तो बच्चों को बहुत बार है ना जरूरत होती है कि आप उसको कुछ विजुअलाइज कराएं, इमेजेस के थ्रू पढ़ाएं, तब वो ज्यादा वर्ड डिलीवर कर सकता है। ये मैंने वो पैराग्राफ लिखा ही है, लेकिन चाहे तो इसके ऊपर 150 लेटर भी लिख सकते हैं, 150 वर्ड भी लिख सकते हैं, बहुत लंबा लंबा लिख सकते हैं। कोई बच्चा पता नहीं क्या क्या लिख देगा इसके लिए। तो वन इमेज इज मोर देन 5000 वर्ड्स, ये कहावत भी है। तो यू यूज लॉट ऑफ इमेजेस व्हेन यू टीचिंग। नेक्स्ट, सो माइंड मैपिंग समझते हैं आप? माइंड मैपिंग ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई मुझे कहे कि कल श्रीनगर घूमने चलना है, दिल्ली से हम लोग लेट्स से श्रीनगर घूमने आ रहे हैं, और एक तरीका तो ये है कि घुमाने से पहले कोई मुझे पूरा श्रीनगर का मैप दिखाए और समझाए कि भाई हम यहाँ जाने वाले हैं, यहाँ जाने वाले हैं, यहाँ जाने वाले हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे डल है, और यहाँ यहाँ घूमने रहेंगे, ठीक है। तो मैं जब कल वहां जाऊंगा तो रिलेट कर सकता हूँ कि मैं श्रीनगर के साउथ में हूँ, नॉर्थ में हूँ, वेस्ट में हूँ, सेंट्रल में हूँ, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, किस पोर्शन में हूँ, रिलेट कर सकता हूँ ना। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मैं सीधा सीधा आपको श्रीनगर में ले जाता और फिर आपसे पूछता, बताओ जरा आप कहाँ खड़े हो। कोई आइडिया नहीं भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी, यू हैव नो क्लू, राइट मैम? तो आपको मैप पे दिखा के ले जाने में फायदा है कि नहीं है? सेम वे अगर आप अपने बच्चे को भी पूरा चैप्टर अगर एक मैप पे दिखा दें तो उसको आइडिया रहेगा कि 15-20 पेजेस में जो आप पढ़ाने वाले हैं वो क्या है। उसको आप एक पेज पे पहले मैप बना के लिखिए, तो उसे कहते हैं माइंड मैपिंग, राइट? नेक्स्ट, इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन, इन दो चीजों को कनेक्ट करके माइंड मैप बनता है, और ये सबके पास भरपूर अवेलेबल है। हम बहुत ह्यूमन नेचर है ये कि हम इमेजिन करते हैं चीजों को, एसोसिएट करते हैं चीजों को। कोई इंसिडेंट होता है, कुछ होता है, तो किसी चीज से एसोसिएट हो जाता है और वो हमेशा रहता है आपके पास। नेक्स्ट, माइंड मैप्स आर डिजाइन्ड यूजिंग कीवर्ड, स्ट्रक्चर, रेपिटेशन एंड ब्रेन लैंग्वेजेस। जो हमने अभी पढ़ा, ये चार चीजें पढ़ी है ना, इन्हीं को बना के माइंड मैप बनता है, इन्हीं से। नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, इसका माइंड मैप कैसे बनाएंगे, तो धीरे धीरे क्लिक करते हैं। तो माइंड मैप हमेशा क्लॉकवाइज बनता है, जहां घड़ी में 1 बजता है वहां फर्स्ट ब्रांच आती है, फिर दूसरी ब्रांच, फिर तीसरी ब्रांच, फिर ये 4th ब्रांच, बस। दिस इज हाउ माइंड मैप इज क्रिएटेड फॉर अ चैप्टर। अब ये वाटर रिसोर्सेज आपकी बुक में कुछ नहीं तो 8-10 पेज का होगा, यहाँ सिर्फ 1 पेज का है। नेक्स्ट, ये मैंने अपना सीवी बनाया था कि अगर मुझे अपने बारे में किसी को बताना हो तो मैं अपने बारे में इस तरह से बताऊंगा।
अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, अदर थिंग्स, असाइनमेंट्स। माइंड मैप बना सकते हैं। माइंड मैप में कुछ भी बन सकता है, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, उर्दू में, साइंस में, सोशल साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में बन सकता है। नेक्स्ट, माइंड मैप को इस तरह से बनाते हैं, ये रूल्स है माइंड मैप के। आप चाहें तो इसकी फोटो ले सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि माइंड मैप का टॉपिक कहाँ लिखते हैं। सो पहले आपको बनाने के लिए क्या चाहिए? टूल्स, पेपर, ब्लैंक लैंडस्केप, पेन्स, 4 कलर मिनिमम, स्टार्ट, सेंटर, मेन टॉपिक। मतलब शुरू करें, मेन टॉपिक यहाँ लिख के स्टार्ट, ब्रांचेस, टॉप राइट, क्लॉकवाइज, ईच इन हर ब्रांच का अलग अलग कलर है कि नहीं है? तो सबका अलग कलर होना चाहिए। ब्रांचेस थिकर, थिनर, ब्रांचेस नॉट स्ट्रेट, नॉट वेव, ना तो बिल्कुल सीधी हो ना ही वेवी हो बहुत ज्यादा। ब्रांचेस ऑर्गेनिक, रेडिएट, branches length is equal to word, length is equal to image. Do not draw empty branches. Clear? उसके बाद words कैसे लिखें? Use keywords, सिर्फ छोटा छोटा एक एक word। Use creativity, word write clearly, word write on the branch। यहाँ पढ़ेगा word write on the branch, word write not below the branch और साइड में। ना ही तो नीचे लिखना है कोई वर्ड और ना ही साइड में। इमेजेस सेंटर ऑलवेज, यूज सिंबल, कोड्स थ्रूआउट, इमोशंस, स्ट्रक्चर शुड हैव हायरार्की, एसोसिएशन, लिंक्स एंड इट शुड बी नेचुरल। लगना चाहिए नेचुरल स्ट्रक्चर है। ऐसे आप कोई भी माइंड मैप बना सकते हैं। नेक्स्ट, बच्चे को जब ये पता चलेगा कि मेरा चैप्टर जो 7, 8, 10 पेज का था वो 1 पेज का है, कितना आसान कर दिया मैम आपने। चलो पढ़ते हैं। नहीं मोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें ये करने की जरूरत है। इस मैप पे बच्चा विजुलाइज कर सकता है कि उसको कितना पढ़ना है, कितना बड़ा चैप्टर हो सकता है। अब क्या है कि सारे चैप्टर 1 पेज के दिखा रहे हैं, आप कोई भी चैप्टर 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। ये वो तरीका है। नेक्स्ट, मैडम का टॉपिक दिखाएंगे। साइंस नहीं, साइंस आप पढ़ाते हैं ना? अच्छा, फिजिक्स भी है हमारे पास। को क्यों मारा? ये क्वेश्चन हम पूछ रहे थे कि नहीं? जब बाहुबली 1 देखी तो ये सवाल पूछ रहे थे कि नहीं? हाँ, सबने पूछा था कि नहीं? मैडम आपने देखी कि नहीं देखी? बाहुबली देखी है? नहीं देखी आपने? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा बताओ? बाहुबली की जो स्टेप मदर थी उसको प्रवोक करके मारा गया कि मतलब देखिए मैडम ने बल्कि पार्ट 2 भी देखा इसका, तभी तो आंसर मिला है मैम को, वरना तो कैसे मिलेगा? पार्ट 1 में तो क्वेश्चन था, पार्ट 2 में आंसर था। सो पार्ट 1 जब सब लोगों ने देख लिया तो सबको ये सवाल था कि नहीं, ये इच्छा थी कि नहीं जानने की ये कैसे मार दिया भाई, इसने क्यों मार दिया, ये तो इतना बड़ा सेवक था इनका इतना बड़ा। तो you have that feeling of getting to know what next is known as Gestalt effect. So when you do it through mind maps on day 1, kids will have lot of things like that कि एक ही पेज में हो जाएगा सब, इतना आसान है, कैसे होगा, मेरी डेफिनेशन कहाँ है इसमें, मेरा ये कहाँ है इसमें, मेरा ये कहाँ है, और जब वो पढ़ने बैठेगा तो सब कुछ मिलेगा उसको उसमें। नेक्स्ट, वापस हाँ, ये पोस्ट लेसन वाला है, ये हमने डिस्कस नहीं किया। चीज हमने जो शुरू में डिस्कस की कि आप जो रिपीटेशन करके बार बार एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं अपनी क्लास को पढ़ाने की, उसमें आप करते क्या हैं? आप एक्चुअली ये करते हैं लर्निंग बाय टीचिंग। आपकी जो लर्निंग हो रही होती है वो पढ़ाने से हो रही होती है। आप घर बैठ के थोड़े पढ़ रहे थे कि मैं वो क्लास लेके फिर पढ़ो 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 रोज पढ़ो। आप जब जब यहाँ आके पढ़ाते थे तो जो आपकी सॉलिड लर्निंग होती थी उसका कोई तोड़ है? That was the best thing you were doing in the classroom. So सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका सीखने का है लर्निंग बाय टीचिंग, पढ़ाने से। आपने कभी कभी कुछ बच्चों को मौका दिया कि बेटा आज आप ये टॉपिक पढ़ाओ क्लास को, क्या बताओ, होता है ना? तो क्या आप प्रैक्टिकली हर बच्चे को ये मौका दे सकते हैं रोजाना? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है क्लासरूम का।
बच्चे हैं 40 मिनट का पीरियड है, मेरे को पढ़ाना भी है, अब एक एक बच्चा, तो जिस वर्ड के नीचे लाइन खिंच गई वो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो गया। ये ब्रेन ऑटोमेटिक कैप्चर करता है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ये बाय डिफॉल्ट है। इसीलिए हम ब्रांचेस के ऊपर लिखवाते हैं, साइड में नहीं लिखवाते ना नीचे लिखवाते हैं। तो ये साइंटिफिकली बना हुआ माइंड मैप है जो मैंने आपको दिखाया, एंड इट वर्क एक्सपीरियंस, इट एक्टिवेट बोथ ब्रेन्स, easy to recall and remember, save time. This is the best thing you can achieve in class. Next. Boom. We're done. Questions? आप कुछ सवाल या आप कुछ भी पूछना चाहें मुझसे? हो गया सर, थैंक यू।